नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पे। अब तक जो हमारी चर्चाएं हैं वो लगभग 3 कक्षाओं तक हो चुकी है, जिसमें हमने कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से 3 अध्यायों पे चर्चा करी है, जिसमें हमने 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे होता है, इन 3 मुख्य बिंदुओं पे हमारी चर्चा हो चुकी है। आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा वो मुख्य रूप से राजस्थान भूगोल का एक बिंदु है, जो कि जनसंख्या का है। उस पर हमारी आज की कक्षा रहेगी और मुझे उम्मीद है कि जो आज प्रश्न संकलन किया गया है वो 2011 की जनगणना के अनुसार उस टाइम की जो जनसंख्या के संबंधित आंकड़े थे, 2011 की जनगणना से संबंधित थे, उन पे मैं प्रश्न लेके आया हूं, जो कि कक्षा 8 की राजस्थान की पाठ्यपुस्तक में दिए हैं। बिना किसी देरी के चलिए आज के हम कक्षा को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान में जनगणना का कार्य किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान में अगर हम जनगणना का बात करें, हम जनगणना के कार्य की बात करें, तो ये जो जनगणना का कार्य है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कौन करता है? तो जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा यह जनगणना कार्य किया जाता है। तो राजस्थान में जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जनगणना का जो कार्य है वो जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा करवाया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। आगे प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो यह जो जनगणना का जो कार्य है वो कितने वर्षों में किया जाता है? 10 वर्षों के अंदर किया जाता है। प्रति 10 वर्ष के अंदर जनगणना कार्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हैं, भारत में जनगणना का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, भारत में हम जनगणना के कार्य के प्रारंभ की बात करें तो जो प्रथम जनगणना है वो लगभग 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में होती है। किसके काल में होती है? याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल के अंदर प्रथम जनगणना होती है। लेकिन याद क्या रखना है आपको? देखिए, पहली जनगणना तो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में होती है, लेकिन मुख्य बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो पहली 10 की जनगणना थी, यानी 10 वर्षों के आधार पर जो पहली आपकी 10 की जनगणना थी वो किसके समय होती है? पहली 10 की जनगणना है वो सन 1881 के अंदर, सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से शुरू होती है। दोनों प्रश्न आपको यहाँ रखने हैं कि आपके जनगणना का कार्य भारत में कब प्रारंभ होता है? सन 1872 में होता है। किसके समय होता है? लॉर्ड मेयो के समय होता है। ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पहली 10 की जनगणना, यानी प्रथम आपकी 10 की जनगणना किसके समय होती है? प्रथम आपकी जो 10 की जनगणना है वो सन 1881 के अंदर, सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में होती है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, आज की जो कक्षा के अंदर या कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अंदर जो चौथे अध्याय के अंदर जितने भी आंकड़े दिए हैं, भले वो लिंगानुपात के हो, साक्षरता के हो, जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या ऋणात्मक हो, धनात्मक वृद्धि हो, ये समस्त आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ 85 लाख के लगभग थी। यानी कुल अगर जनसंख्या की बात करें तो 6.85 करोड़ ये जनसंख्या थी। पूर्णतः आंकड़े की हम बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6 करोड़ 85 लाख 48,437 थी। कितनी थी? याद रखिएगा, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ 85 लाख 48,437 थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कितनी थी? तो 6 करोड़ 85 लाख 48,437 राजस्थान की कुल जनसंख्या थी। आगे का प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? कि ये जो जनसंख्या है 6 करोड़ 85 लाख 48,437, ये जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो ये लगभग भारत की कुल जनसंख्या लगभग 5.7% थी। आगे का प्रश्न है कि राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर 2011 में कितनी रही थी? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.31% रही थी। यानी कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो 21.31% जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई थी। आगे का प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? देखिए,
जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि कहा जाता है। कि जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन है। अगर किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में बढ़ती है तो वो धनात्मक वृद्धि है, और यदि जनसंख्या घटती है तो वो ऋणात्मक वृद्धि, अपने आप में ऋणात्मक वृद्धि है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या बढ़ी है, वृद्धि है, वो कितने प्रतिशत होती है? 21.31% होती है। सर्वाधिक वृद्धि किस जिले की होती है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की तो 21.31% रही है, लेकिन सर्वाधिक किस जिले की रहती है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ की रहती है? बाड़मेर की रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितनी रहती है? 32.5% जनसंख्या वृद्धि होती है। कहाँ की? बाड़मेर की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कि सबसे ज्यादा तो बाड़मेर थी, सबसे कम किस जिले की रहती है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो गंगानगर की रहती है। और कितने प्रतिशत रहती है? 10% रहती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो कि किसी भी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल के संदर्भ में हमें अवगत करवाता है कि कहाँ कितनी जनसंख्या है। अर्थात एक स्थान का क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं, उनकी संख्या ही क्या है? जनसंख्या घनत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या कितना था, घनत्व कितना था? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो जयपुर में था। जयपुर के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 595 व्यक्ति यानी लगभग 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा कि लगभग कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है, और लगभग 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आगे का प्रश्न हमारा ये है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है। यहाँ लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम चर्चा अभी कर रहे हैं घनत्व पर कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या घनत्व अपने आप में। राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर हम जिलों में आगे डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है? जयपुर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितना? लगभग 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का है। उनका कितना है? लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह कथन भी आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या घनत्व में भी ये जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार उस हिसाब से ये सारे आपके सेटअप तैयार किया हुआ है। प्रश्नों का सेटअप हमने तैयार किया। आगे का प्रश्न आपका है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करता है? देखिए जैसलमेर के अंदर हम बात करें तो उधर थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है। जीवन जीने के आधारभूत मूल सुविधाएं नहीं होने के कारण कम ही लोगों का उधर बसाव है। लेकिन जयपुर की हम बात करें तो देखिए भौगोलिक रूप से भी देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें और आर्थिक रूप से भी देखें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है और एक संपन्न क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। और राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग मैं बात करूँ तो 10% लगभग कहाँ निवास करता है? जयपुर में निवास करता है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जैसलमेर में निवास करता है? तो जैसलमेर की हम बात करें तो लगभग राज्य की कुल जनसंख्या का 1% है वो आपका कहाँ निवास करता है? जैसलमेर में निवास करता है। आगे प्रश्न हमारा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान का 61% भूभाग है। कि हम जब चर्चा करते हैं राजस्थान के मानचित्र पे तो ये जो आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आपका ये भाग है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि राज्य का जो लगभग कितने प्रतिशत भाग है, ये वाला भाग है जो यहाँ से लेकर टोटल आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसको पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भाग है? 61% भूभाग है। और यहाँ राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान के 61% भूभाग है, वहाँ कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ लगभग आपकी कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग आपके 40% जनसंख्या निवास करती है। आगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ का जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो इस पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि आप देखें
बाकी मरुस्थलों की हम तुलना करें उससे लगभग यह संपन्न क्षेत्र है, फिर भी यहाँ अधिक भूभाग होने पे भी कम जनसंख्या पाई जाती है। जबकि हम पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में बात करें तो वहाँ आधारभूत सुविधाएं पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की तुलना में अधिक है, इसलिए वहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। आगे प्रश्न भी आएंगे पूर्वी मैदानी भाग के, जैसे ये प्रश्न है आपका कि पूर्वी मैदानी भाग जो राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत है, 20% है, वह कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। देखिए हम पढ़ के आए कि लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। जबकि आपका पूर्वोत्तर का मैदानी भाग है राजस्थान का, वहाँ लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र है, राजस्थान का लगभग 20% क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी जो आपका जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना पाया जाता है, लगभग 33% पाया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है कि पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना है। हम पढ़ के आए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि पूर्वी मैदानी भाग का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि यहाँ के संपन्न क्षेत्र का निश्चित तौर पे ये बखान है कि यहाँ संपन्न जीवन जीने की संपन्न सुविधाएं उपलब्ध है, मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जा रहा है। आगे प्रश्न है हमारे, ये जो प्रश्न हमने चर्चाएं करी या इससे पहले इस अध्याय में हमने चर्चा करके आ रहे हैं वो हमारे जनसंख्या के घनत्व और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व और आपकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ रही, सबसे कम कहाँ रही, उस पर चर्चा हुई। अब जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जनसंख्या वृद्धि और आपकी ऋणात्मक वृद्धि के बाद जो हमारी अब चर्चा होगी वो होगी लिंगानुपात पे। लिंगानुपात के संदर्भ में भी हमको ध्यान में रखना है। आगे लिंगानुपात का जो पहला प्रश्न उस पर हम चर्चा करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। देखिए पहले आप लिंगानुपात को समझिए कि प्रति 1000 पुरुषों पर आपकी महिलाओं की संख्या है या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये लिंगानुपात कितना था कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती थी। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो राजस्थान में कितनी थी, लगभग 928 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। आपको एक प्रश्न और भी पूछा जाए आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो भारत का लिंगानुपात उस समय लगभग 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे थी। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 था, जबकि राजस्थान का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 928 था। ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था, यानी 6 वर्ष से कम आपके बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी थी, तो लगभग 888 थी, जो कि अपने आप में एक शिक्षित समाज में चिंताजनक है। देखिए लिंगानुपात की मैं बात करूं तो एक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, किस रूप से वो संपन्न है या नहीं, इस बात का जो दृष्टिगोचर अगर कोई चीज़ है तो वो लिंगानुपात है। जनसंख्या अगर पुरुषों के समान है तो निश्चित तौर पे हम इस बात से अवगत हैं कि वो समाज में किसी प्रकार के बालक बालिका का भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर लिंगानुपात में असमानता पाई जाती है तो ये निश्चित तौर पर इस बात का प्रतीक है कि उस क्षेत्र के अंदर महिलाओं की स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। जैसे मैंने दोनों प्रश्नों पर चर्चा करी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राजस्थान में कितनी थी, जिसे लिंगानुपात कहा जाता है, तो लगभग 928 थी। भारत का लिंगानुपात 943 था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे आपको ये भी याद रखना है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना था। ग्रामीण लिंगानुपात लगभग 933 था राजस्थान में, जबकि आपका शहरी लिंगानुपात था वो ग्रामीण से भी कम था, 914 महिलाएं ही प्रति पुरुषों 1000 पुरुषों पे थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी मैंने प्रति वर्ग नहीं, आप प्रति 1000 पुरुषों पे याद रखिएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना था, 928 था। भारत का लिंगानुपात 943 था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 933 था, जबकि शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 था। ये आंकड़ा निश्चित तौर पे दोनों आंकड़े भी अपने आप में चिंताजनक ही थे महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में। और 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था, 888 था। ये भी कथन आपको ध्यान रखना और प्रश्न पूछा भी जा चुका है बार बार। ये आगे जो प्रश्न उस पर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर हम लिंगानुपात तो पढ़ लिया कि 928 था जी, इस क्षेत्र का। शहरी कितना, ग्रामीण कितना था, भारत का कितना था। अब आगे का जो प्रश्न है वो ये है हमारे सामने कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था, डूंगरपुर जिले का था। और निश्चित तौर पर अपने आप में एक संतोषजनक लिंगानुपात है ये। 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। वास्तव में महिलाओं की स्थितियाँ उन्नत थी, उच्च स्तर की स्थिति थी, इसीलिए ये लिंगानुपात कितना था, लगभग 994
महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, तो डूंगरपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा था। आगे प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले का था, 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के संदर्भ में 3 मुख्य प्रश्न हो गए हमारे कि राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 900 आपने पढ़ के 928 था, जबकि डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा था 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जबकि सबसे कम धौलपुर का था 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आगे हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी थी। साक्षरता से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के अंदर पढ़ने लिखने में सक्षम लोगों की संख्या से तात्पर्य साक्षरता है। अब हमारा प्रश्न साक्षरता से संबंधित है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की हम साक्षरता की बात करें तो लगभग 66.11% राजस्थान की साक्षरता दर थी। सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की थी, कोटा की थी। कोटा में लगभग 76.6% लोग पढ़े लिखे थे। सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो जालोर था, यहाँ लगभग 54.9% साक्षरता पाई गई थी। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है वो 79.19% थी। आगे का हमारा प्रश्न है राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता है वो 52.12% थी। देखिए प्रतिशत की गणना हमें पता है कि 100 पे की जाती है, यानी 100 में से इतने लोग महिलाएं पढ़ी लिखी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की थी, 2011 की जनगणना के अनुसार वो झुंझुनू जिले की थी। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या किस जिले से थी, झुंझुनू से थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की थी। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले की थी। सर्वाधिक साक्षरता भी कोटा की थी और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी किस जिले की थी, कोटा की थी। आगे प्रश्न है सबसे कम पुरुष साक्षरता सबसे अधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की थी, जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो प्रतापगढ़ की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो आपका जालोर था। आगे प्रश्न है राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शहरी है, यानी राज्य की अगर हम 6,85,00,000 की लगभग जनसंख्या हमने चर्चा करी, उसमें से कितना प्रतिशत भाग वो जो शहरों में रह रहे, तो लगभग 25% राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती थी, शहरों में रहती थी, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक किस जिले की नगरीय जनसंख्या थी, तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो किस जिले की थी, तो कोटा की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले की थी। जबकि राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या यानी सबसे कम लोग नगरों में किस जिले के रह रहे हैं, तो डूंगरपुर के अंदर ये लगभग सबसे कम नगरीय जनसंख्या थी। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वो आपकी कोटा में थी, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या है वो डूंगरपुर में थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जनसंख्या से संबंधित है। आगे के जो सवाल हैं आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पर प्रश्न आ रहे हैं, वो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की क्या दृष्टि थी उस समय, उससे संबंधित आगे प्रश्न हमारे कि 34वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। यानी 2011 की जनगणना की हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति यानी आपका एसटी क्षेत्र का था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग राजस्थान का 13.5%, कितना प्रतिशत, लगभग 13.5% है वो अनुसूचित जनजाति का था। कुल प्रतिशत का लगभग 13.5% है वो अनुसूचित जनजाति थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, तो राजस्थान में हम बात करें तो भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया आदि मुख्य जनजातियां जो कि लगभग दक्षिण राजस्थान के अंदर निवास करती है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। राजस्थान के अंदर हम सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो आपकी कौन सी है, मीणा है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, मीणा है। सर्वसे शिक्षित जनजाति भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके संदर्भ में कुछ आपको कथन भी याद रखने कि सबसे ज़्यादा शिक्षित
सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति यानी पढ़ी लिखी जनजाति है वो भी मीणा है। आज लगभग अधिकांश राजकीय सेवाओं में मीणा लोग हमें मिलते हैं, क्योंकि लगभग अब ये शिक्षा की तरफ आकर्षण इनका ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या मीणाओं में ज़्यादा है, इसलिए अधिक से अधिक राजकीय सेवाओं में ये आ रहे हैं। तो सबसे शिक्षित जनजाति थी मीणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है सर? ये भी ध्यान रखना है कि मीणा लगभग 2 प्रकार के हैं। मीणा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक मीणा को तो जमींदार मीणा कहा जाता है, जो कि लगभग कृषि कार्यों पर निर्भर थे। किन कार्यों पर निर्भर थे? कृषि कार्यों पर निर्भर होते हैं। जबकि एक जो मीणा है उनको क्या कहा जाए, एक इनकी जो भाग है उनको क्या कहा जाता है? चौकीदार मीणा कहा जाता है, कि जो लगभग गांव के अंदर सुरक्षा का कार्य देखते थे उनको क्या कहा जाता था? सुरक्षा संबंधित कार्यों की जो देखभाल करते थे उनको क्या कहा जाता था? चौकीदार मीणा कहा जाता था। तो मीणाओं के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे। एक जमींदार मीणा जो कि कृषि कार्यों में संलग्न थे, जबकि दूसरा है आपके चौकीदार मीणा जो कि सुरक्षा और किन गाँव की सुरक्षा की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती थी वो चौकीदार मीणा के पास होती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित था ये कथन? किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। और हमने देखा कि 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा आप जनजातियों में अगर किस जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत था तो वो आपका किनका था? मीणा था। प्रश्न क्या था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो कौन एसटी एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मीणा पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है? देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति तो मीणा है, सबसे सर्वाधिक संख्या मीणा जनजाति की है। लेकिन आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है? भील जनजाति है। ये भी आपको कथन ध्यान रखना है कि राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन, सर्वाधिक नहीं, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। भील जनजाति के संदर्भ में कुछ कथन भी ध्यान याद रखने कि इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल टोड ने इनको वनपुत्र भी कहा है। किनको? कर्नल टोड के द्वारा वनपुत्र की संज्ञा दी गई थी। तो जो भील समुदाय है उनको कर्नल जेम्स टोड के द्वारा वनपुत्र की भी संज्ञा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वनपुत्र की संज्ञा किसी दी गई थी? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी गई थी। कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कई बार एक प्रश्न आता था कि भीलों का रणघोष क्या था? भीलों का रणघोष यानी युद्ध के समय उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाली जाती थी जिसे रणघोष कहा जाता था, वो रणघोष कौन सा था? तो इनका जो रणघोष था वो था फायरे फायरे। याद रखना, बिल्लों का रणघोष क्या था? फायरे फायरे इनका रणघोष था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी बातें ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में कि भील समुदाय के द्वारा जो रहने के लिए, भील समुदाय के द्वारा जो रहने के लिए मकान बनाए जाते थे, छोटी बड़ी बस्तियां बनाई जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? देखिए, बड़ी बस्ती बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? पाल कहा जाता था। यानी जो बड़ी बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? पाल कहा जाता था। जबकि फला बनाई जाती थी वो छोटी बस्ती होती थी। यानी बड़ी बस्ती क्या कहलाती थी? पाल कहलाती थी। जबकि छोटी बस्ती क्या कहलाती थी? छोटी बस्ती फला कहलाती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पाल का मुखिया यानी पाल का जो हेड होता था, पाल का जो मुखिया वो क्या कहलाता था? ये भी आपको ध्यान रखना है। पाल का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? गमेती कहलाता था। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है कि पाल का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? गमेती कहलाता था। भीलों के संदर्भ में हमारे ये प्रश्न ये था कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति थी। हमने ये पढ़ा कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनको किसकी संज्ञा दी गई? वनपुत्र की संज्ञा दी गई। फिर हमने देखा कि भीलों का रणघोष क्या था? फायरे फायरे भीलों का रणघोष था। भीलों के आवास का वर्गीकरण भी हमने पढ़ा कि इनके द्वारा 2 प्रकार की बस्तियां बनाई जाती है, जिसके अंदर एक पाल थी जो कि बड़ी बस्ती होती थी। पाल का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? गमेती कहलाता था। जबकि जो छोटी बस्तियां बनाई जाती थी यानी कम संख्या वाले परिवारों के द्वारा जो बस्तियां बनाई जाती, छोटी छोटी बस्तियां बनाई जाती, उन्हें क्या कहा जाता था? फल्ला कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भील समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पे हमने चर्चा करी। आगे के प्रश्नों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक प्रश्न आपके समक्ष ये भी रखना चाहता हूँ कि भील समुदाय के द्वारा 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति और सर्वाधिक प्राचीन जनजाति। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जब जनजाति की बात की जाएगी तो आपको उत्तर क्या होगा? मीणा होगा। जबकि सबसे प्राचीन जनजाति की जब बात की जाएगी तो उस समय हमारा उत्तर क्या होगा? भील होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे का हमारा प्रश्न है कि डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो डामोर जनजाति की मैं चर्चा करूं तो ये लगभग डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। डामोर जनजाति का जो लगभग द्वितीय क्षेत्र है वो कौन सा है, तो डूंगरपुर जिले के अंदर लगभग सिमलवाड़ा क्षेत्र के अंदर इनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न हमारा है, आगे का प्रश्न हमारा अगली जनजातियों से संबंधित है, जो कि हमारी कौन सी है। आगे की जो हमारी जनजाति है वो हमारी है ग्रासिया। आगे हमारी किस जनजाति पर चर्चा होगी, ग्रासिया पर होगी। क्या क्या कथन ध्यान रखनी है, तो आगे चलते हैं कि ग्रासिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति वो मुख्य रूप से सिरोही जिले के अंदर आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों के अंदर पाई जाती है। कि सिरोही जिले की दो प्रमुख तहसीलें हैं, आबू रोड और पिंडवाड़ा, यहाँ इनकी जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रासियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो कि हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप एक याद रखना, इनके द्वारा, इस समुदाय के द्वारा एक विकास व सामाजिक कार्यों हेतु एक सहकारी संस्था बनाई गई है। ग्रासिया समुदाय के विकास व सामाजिक कार्यों में उनकी संख्या वृद्धि, इनके योगदान को देखते हुए एक सहकारी संस्था की स्थापना की गई है, जिसका नाम क्या है, हेलारू है। ये कथन भी ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हेलारू क्या है। ग्रासिया समुदाय के अंदर विकास व सामाजिक कार्यों हेतु एक सहकारी संस्था बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, हेलारू है। ये कथन याद रहेगा। और क्या ध्यान रखना है कि ग्रासिया समुदाय के द्वारा अपने जो पूर्वज हैं, ग्रासिया समुदाय के द्वारा अपने जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाता है, तो कहा जाता है कि इनके द्वारा नक्की झील के अंदर, कौन सी झील के अंदर, नक्की झील के अंदर अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन किया जाता है। किस झील में किया जाता है, नक्की झील के अंदर अपने पूर्वजों का अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि नक्की झील को पवित्र मानते हैं। ये कथन भी ध्यान रखना। दो कथन हो गए। होलारू क्या है, सामाजिक कार्यों के विकास के लिए एक सहकारी संस्था है। ग्रासिया समुदाय में जिसे होलारू कहा जाता है, हेलारू कहा जाता है। इनके पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में किया जाता है, क्योंकि नक्की झील को पवित्र मानते हैं। और किस पक्षी को पवित्र मानते हैं, तो जो सफेद पक्षी होता है उसको ग्रासिया समुदाय पवित्र मानता है। सफेद पक्षी को ग्रासिया समुदाय क्या मानता है, पवित्र मानता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस मेले से संबंधित है, तो देखिए एक सिरोही के अंदर एक मेला आयोजित किया जाता है। किस जिले के अंदर, सिरोही के अंदर एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है मन खारो मेला। मन खारो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मन खारो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, सिरोही में आयोजित किया जाता है। और किस समुदाय का प्रमुख मेला है, किस जनजाति का प्रमुख मेला है, तो ग्रासिया समुदाय का ये प्रमुख मेला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सफेद पक्षी को पवित्र मानते हैं, नक्की झील में अपने पूर्वजों के अस्थियों को विसर्जन करते हैं। और ग्रासिया समुदाय के अंदर सामाजिक कार्यों के विकास के लिए, इनके विकास के लिए, इस जनजाति के विकास के लिए शिक्षित रूप से भी, सामाजिक रूप से भी इनका सर्वांगीण विकास करने के लिए एक सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है, हेलारू है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न तो हमने चर्चा कर ली कि ग्रासिया मुख्य रूप से सिरोही जिले के अंदर आबू रोड व पिंडवाड़ा जो तहसीलें वहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे हैं सांसी जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। सांसी जनजाति का जो अधिपत्य क्षेत्र है वो कौन सा जिला है, भरतपुर जिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी जनजातियों के अंदर, ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान की कौन सी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह की सूची में शामिल किया है। तो याद रखना कि भारत सरकार ने राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे आदिम जनजातीय समूह की सूची में शामिल किया है, तो वो सहरिया जनजाति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट कथन है कि राजस्थान के अंदर किस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के अंदर शामिल किया है, तो सहरिया जनजाति को शामिल किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सहरिया जनजाति के संदर्भ में एक कथन और भी याद रखना कि सहरिया जनजाति का जो कुंभ है यानी जो मुख्य मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, सीताबाड़ी के अंदर आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सीताबाड़ी 12 के अंदर आयोजित किया जाता है। सहरिया जनजाति का जो कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है, सीताबाड़ी 12 के अंदर आयोजित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है हमारा है, राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। राजस्थान के अंदर हम सर्वाधिक सहरिया जनजाति की संख्या की बात करें तो 12 जिले के अंदर, किस जिले के अंदर, 12 जिले के अंदर 2 तहसीलें, एक तो शाहाबाद, एक तो आपकी है शाहाबाद और एक आपकी है किशनगंज, एक आपकी है किशनगंज। इन 2 तहसीलों के अंदर सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। एक कथन और भी ध्यान रखना है कि सहरिया जनजाति के अंदर जो
वो आपके मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शहर या जनजाति के अंदर जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शहर या जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शहर या जनजाति के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है। इनके अंदर जो बस्तियों का निर्माण किया जाता है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी बस्तियों को क्या कहा जाता है। इनके अंदर दो प्रकार की बस्तियां बनाई जाती है। एक बस्ती बनाई जाती है तो उससे तो क्या कहा जाता है, दो प्रकार के आवास हैं अपने आप में। एक जो बस्ती बनाई जाती है उसे तो शहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहराना कहा जाता है। जबकि जो गांव बसाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, शहरोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहरोली कहा जाता है। तो आपकी शहर या जनजाति से संबंधित आपको ये कथन याद रखने हैं कि कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह की सूची में शामिल किया है, तो शहर या जनजाति है। और दूसरा कथन आपको ये भी ध्यान रखना है कि शहर या जनजाति का कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी मुख्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सीताबाड़ी 12 में आयोजित किया जाता है। और आगे हमने देखा कि इनके द्वारा जो इनके गांव की बस्तियों का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। बस्ती इनकी शहराना कहलाती है, जबकि इनका जो गांव बसाए जाते हैं शहरी जनजाति के द्वारा वह शहरोल या शहरोली के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो हमारे प्रश्न है मैंने आपके समक्ष चर्चा करी। राजस्थान की जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में ये हमारी सारी चर्चाएं हैं वो अध्याय 4 से संबंधित थी। अब हमारी चर्चा होगी वो राजस्थान अध्ययन के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से जो हमारा अध्याय नंबर 5 है उस पर चर्चा रहेगी, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे उद्योगों पर कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं जो कि फल फूल रहे हैं, कौन से उद्योग की स्थापना कब हुई है, मुख्य मुख्य कौन से उद्योग हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम चर्चा कर रहे हैं हमारा अध्याय 5वां। अब हमारा अध्याय कौन सा रहेगा, 5वां रहेगा। तो देखिए मैं पहले अध्याय शुरू करने से पहले इस उद्योग शब्द पे चर्चा करता हूँ कि उद्योग क्या है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति, हम दिन प्रतिदिन जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी सामग्रियां हैं, कंप्यूटर है, बिस्किट है, कहीं ना कहीं तो इनका निर्माण हुआ है। और जो इनका निर्माण करती है, अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का जो निर्माण करने वाली इकाई है वही क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे चलिए चर्चा करते हैं हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि उद्योग किस श्रेणी के व्यवसाय होते हैं। देखिए उद्योगों की हम चर्चा करें तो उद्योग का आपका द्वितीयक श्रेणी का व्यवसाय। किस श्रेणी का व्यवसाय है, द्वितीयक श्रेणी का व्यवसाय। द्वितीयक श्रेणी से तात्पर्य क्या है कि प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित करना। अर्थात जब कोई चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है हम उसको वैसे का वैसा प्रयोग नहीं करें, अपितु उसमें कुछ बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ उपयोग में ले रही हैं, तो उस उद्योग व्यवसाय को क्या कहा जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमें खेतों से गन्ना प्राप्त हुआ, वो तो प्राथमिक व्यवसाय, जबकि उस गन्ने से चीनी का निर्माण किया जाता है, ये कौन सा व्यवसाय होगा, द्वितीयक व्यवसाय होगा। आगे प्रश्न है कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था प्रयासरत है। देखिए राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार के द्वारा एक निगम की स्थापना की गई। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। क्या नाम है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। आगे का प्रश्न है हमारा, आगे के प्रश्न पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। आगे का प्रश्न ये है कि ऊनी खादी में कहाँ की बरडी प्रसिद्ध है। ऊनी खादी में कहाँ की बरडी प्रसिद्ध है, ये प्रश्न है, इस पर चर्चा करें कि ऊनी खादी के अंदर कहाँ की बरडी प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर की बरडी प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान है रखना कि राजस्थान में आपकी ऊनी खादी की बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान है रखना है। ऊन की चर्चा करें, ऊन तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है। एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, बीकानेर जिले के अंदर है। ये भी आपको ध्यान है रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान में किस जिले में है, आपकी बीकानेर में है। ये कथन भी ध्यान रखना। और दूसरा कथन आपको ये भी याद रखना है कि केंद्रीय भेड़ हमारा, कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, अविकानगर टोंक में है। कहाँ है, अविकानगर टोंक में है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है कि
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? अविका नगर टोंक में है। अविका नगर के निकट मालपुरा टोंक के अंदर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहाँ है? बीकानेर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है हमारा, उसमें आगे कुछ और भी कथन दिए वो उन पे भी हम चर्चा करते हैं कि ऊन की खादी की बर्डी कहाँ की प्रसिद्ध थी? जैसलमेर की थी। आगे क्या ध्यान रखना है, इसी में मैंने और भी संकलन किया है कि बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? कंबल प्रसिद्ध है। जबकि जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी की बर्डी प्रसिद्ध है। देखिए भारत की के अंदर हम बात करें तो देखिए भारत के अंदर आपके जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी की बर्डी आपकी बर्डी प्रसिद्ध है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। ऊन की बर्डी आपने अभी देखा, ऊन की खादी की बर्डी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, कंबल बीकानेर के प्रसिद्ध है। जबकि मेरिनो है ना, ये सर्वोच्च किस्म की ऊन उपलब्ध करवाने वाली भेड़ है। और राजस्थान के अंदर चोकला भेड़ है, इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। भारत में या राजस्थान में जो चोकला भेड़ है इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। तो मेरिनो खादी कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा है कि जो तिलहन, बाजरा, मसाले, मोटे अनाज, सरसों, ग्वार, इनके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो तिलहन, बाजरा, मसाले, मोटे अनाज आदि उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु रिको द्वारा फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए हैं? तो देखिए ये प्रश्न हमारा है कि रिको के द्वारा राजस्थान के अंदर लगभग कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटा व गंगानगर के अंदर रिको के द्वारा अपने अलग अलग फूड पार्क स्थापित किए गए। ये प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान में फूड पार्क की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है। तो राजस्थान में फूड पार्कों की बात करें तो रिको राजस्थान कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु रिको द्वारा जो फूड पार्क है वो अलवर, जोधपुर, कोटा व गंगानगर में स्थापित किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? कि राजस्थान में सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट है, जो कि लगभग राजस्थान में कितने प्रतिशत निकलता है? 90% निकलता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। खनिजों के संदर्भ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 67 प्रकार के खनिज निकलते हैं जिन पे राजस्थान का एकाधिकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है तांबे का, आगे प्रश्न है कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो कौन सा है आपका? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला वो आपका कौन सा है? झुंझुनू है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है सोने चांदी के आभूषण व रत्न के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? तो सोने चांदी के आभूषण एवं रत्न के लिए जो विश्व विख्यात केंद्र है वो जयपुर है। जयपुर के अंदर जो जौहरी बाजार है, जयपुर के अंदर जो जौहरी बाजार है वो सोने चांदी के आभूषण व रत्न के लिए विश्व विख्यात केंद्र है। आगे का हमारा प्रश्न है कि लाल पत्थर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर जो धौलपुर जिला है, राजस्थान के अंदर जो धौलपुर जिला है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए राष्ट्रपति भवन, लाल किले का निर्माण भी कहा जाता है कि धौलपुर के लाल पत्थर से ही किया गया है। आगे प्रश्न है राजस्थान में पीला पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में जो पीला पत्थर है वो जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, येलो सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेड सिटी हमने पढ़ा लाल पत्थर धौलपुर में पाया जाता है, जबकि पीला पत्थर है वो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है, इसलिए जैसलमेर को येलो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। आगे प्रश्न है राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो ग्रेनाइट का जो सर्वाधिक विकास है, ग्रेनाइट उद्योग की सर्वाधिक जो संभावनाएं हैं राजस्थान के अंदर वो कहाँ है? ग्रेनाइट उद्योग की सर्वाधिक राजस्थान के अंदर अगर कहीं उपलब्ध खनिज हैं तो वो आपका जालोर है। और ये जो ग्रेनाइट है, संगमरमर है, इनका विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। तो प्रश्न था कि राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो जालोर में हुआ है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर व बांसवाड़ा है, ये संगमरमर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह कथन भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा है कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, प्रश्न है कि राजस्थान की पहली
सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना अजमेर जिले के अंदर, कहाँ? अजमेर जिले के अंदर ब्यावर में स्थापना की गई थी। नाम क्या था? द कृष्णा मिल लिमिटेड। नाम क्या था? द कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की जाती है? सन 1889 के अंदर की जाती है। तो प्रश्न हम दोबारा पढ़ते हैं इसे कि पहली सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना सन 1889 के अंदर कहाँ की जाती है? ब्यावर अजमेर में की जाती है। कहाँ की जाती है? ब्यावर अजमेर में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की जाती है। किसे के द्वारा किया जाते हैं? सेठ दामोदर दास के द्वारा पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की जाती है सन 1889 के अंदर, और ब्यावर अजमेर में, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली तो द कृष्णा मिल थी, पहली सूती वस्त्र मिल थी वो द कृष्णा मिल थी। जबकि अगर कभी प्रश्न दूसरी का पूछे तो दूसरी जो सूती मिल थी उसका नाम क्या था? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इस मिल का नाम क्या था? एडवर्ड मिल था। कौन सी मिल था सर? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 के अंदर स्थापित की गई थी। प्रथम सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना सन 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर अजमेर में स्थापना की जाती है। जबकि दूसरी सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना एडवर्ड मिल के नाम से 1906 में की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? ये दोनों जो मिलें हैं वो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी और या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए, जहाँ सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन का कार्य किया जाएगा वो अपने आप में प्रमुख क्षेत्र है। जिस प्रकार विश्व में मैनचेस्टर वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, उस प्रकार राजस्थान में सबसे ज़्यादा वस्त्र निर्माण है वो भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। तो राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वो किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और भी हमें कथन ध्यान रखने चाहिए कि जिस प्रकार राजस्थान में सबसे ज़्यादा वस्त्र निर्माण का कार्य वो भीलवाड़ा में किया जाता है, तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। कुछ प्रश्न ये मैनचेस्टर वाले कथन से हमारे और भी हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन का जो कार्य है, वस्त्र निर्माण का कार्य है, वो राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर वह किस जिले में किया जाता है? भीलवाड़ा के जिले के अंदर किया जाता है। आगे का प्रश्न है कि वस्त्रों की रंगाई व छपाई तथा बंधेज कार्य हेतु प्रमुख कौन सा है? तो राजस्थान में बात करें तो वस्त्रों की रंगाई, छपाई व बंधेज कार्य हेतु प्रमुख केंद्र है वो जयपुर, और जयपुर के अंदर सांगानेर और बगरू, जबकि जोधपुर, चूरू, बीकानेर और नागौर प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। आगे प्रश्न है, राजस्थान की किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी, जिसे स्पिन फेड के नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कथन महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल ये जो संघ है उसकी स्थापना की गई थी, जिसे स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। वो किन मिलों को की गई थी? किन मिलों को मिलाकर यानी किन फैक्ट्रियों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी? तो हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की जो सहकारी वस्त्र मिलें थी उनको मिलाकर स्पिन फेड का निर्माण किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पिन फेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सहकारी जो स्पिनिंग एंड जेनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी, जिसे शॉर्ट में स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय वो कहाँ था? जयपुर में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न हमारा है कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या क्या होता है? तो सीमेंट के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम व कोयला कच्चे माल का कार्य करते हैं। आगे प्रश्न है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो याद ये रखना आपको कि राजस्थान में अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो पहला कारखाना है वो बूंदी जिले के अंदर लाखेरी में खोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब खोला जाता है? सन 1917 के अंदर बूंदी जिले के अंदर लाखेरी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना खोला जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खोला जाता है? 1917 के अंदर बूंदी जिले के लाखेरी में खोला जाता है। और किस कंपनी के सहयोग से? तो एक कंपनी आई थी उस समय क्लिक निक्सन नाम की कंपनी थी। कंपनी का नाम क्या था? क्लिक निक्सन नामक कंपनी के द्वारा सहयोग से इस कारखाने की स्थापना
की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला आदर्श माना जाता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे आदर्श जिला है वो चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है कि सीमेंट के लिए सबसे आदर्श जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए सबसे आदर्श जिला है। राजस्थान में प्रमुख सीमेंट कारखाने कौन कौन से? तो मैंने मुख्य जो सीमेंट कारखाने उस पुस्तक के अंदर दिए गए उनकी सारणी आपके सामने रखी है, एक एक नाम रखा है कि बिरला सीमेंट वर्क्स है वो कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। उदयपुर सीमेंट वर्क्स वो कारखाना कहाँ है? उदयपुर में। मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा के अंदर। जेके वाइट सीमेंट है उसका कारखाना नागौर में। श्री सीमेंट का कारखाना वो ब्यावर अजमेर में। जबकि जेके सीमेंट वर्क्स का कारखाना है वो कहाँ है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने चर्चा करी कि राजस्थान में जेके वाइट सीमेंट जो कि नागौर, श्री सीमेंट, ब्यावर, बिरला सीमेंट, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, जहाँ जेके वाइट सीमेंट और सबसे आदर्श जिला वो चित्तौड़गढ़। और पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो याद रखिएगा 1917 के अंदर लखेरी। कहाँ खोला गया? लखेरी के अंदर खोला गया। और लखेरी कहाँ है? लखेरी आपकी बूंदी जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है? बूंदी जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना। आदर्श जिला चित्तौड़गढ़ था, ये तो कथन अलग से ध्यान भी रखना आप। आगे प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल, जिस प्रकार हम सूती वस्त्र मिल पढ़ के आए, प्रथम आपका सीमेंट कारखाना पढ़ के आए, उस प्रकार राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान की पहली जो शक्कर मिल थी उसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर भोपाल सागर के अंदर 1932 में की जाती है। और इस मिल का नाम था द मेवाड़ शुगर मिल, जो कहाँ स्थापित की गई थी? निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। एक ही प्रश्न के अंदर मैंने अलग अलग फैक्ट रख दिए कि पहले शक्कर मिल थी, स्थापना कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। ये कथन ध्यान रखना है। एक बार फिर देखिए कि पहला ध्यान रखना है, प्रथम शक्कर मिल की स्थापना होती कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। कब होती है? 1932 में होती है। नाम क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल उसका नाम था। और किस क्षेत्र में स्थापित की जाती है? सहकारी या निजी में? तो निजी क्षेत्र में स्थापित की जाती है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में और चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? कि ये जो भोपाल सागर में द मेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई थी, क्या इसके अलावा भी राजस्थान में कोई और मिलें स्थापित की गई थी? तो जी हाँ, गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केशोरायपाटन के अंदर मिलों की स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कांच उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका धौलपुर व उदयपुर क्षेत्र है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में वनस्पति घी के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं, वनस्पति घी के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वो आपके जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ व गंगानगर जिले हैं जो कि वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे का हमारा प्रश्न है कि नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर हम बात करें तो नमक उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? नागौर जिला है। नागौर जिला नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। आगे का प्रश्न है, सेज का पूरा नाम क्या? उस किताब के अंदर ये जो 5वां अध्याय उद्योग वाला उसके अंदर सेज का भी वर्णन किया गया है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाए, यानी जहां किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो रहा है वहां अधिक से अधिक फर्म, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित की जाए, उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, जिसका शॉर्ट नेम ही क्या है? सेज है। और उसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी आप सेज हैं वो किसका पूरा नाम है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का पूरा नाम है। आगे प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा सेज पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य का सबसे बड़ा सेज पार्क है वो आपके सीतापुर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना। और एक प्रश्न आपको और भी याद रखना है सेज से संबंधित कि हस्तशिल्प की एक आया हुआ था कि हस्तशिल्प यानी हाथों से निर्मित वस्तु, हस्तशिल्प एवं ग्वार गम उद्योगों के लिए, ग्वार गम उद्योगों के लिए कहाँ सेज की स्थापना की गई थी? तो हस्तशिल्प व ग्वार गम उद्योगों के लिए एक सेज की स्थापना बोरानाडा में भी किया जाता है। और बोरानाडा कहाँ है? बोरानाडा में भी किया जाता है। और बोरानाडा कहाँ है? याद रखिएगा, बोरानाडा आपका कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। बोरानाडा कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। तो ये कथन आपको ध्यान रखने हैं कि राज्य का सबसे बड़ा सेज पार्क है वो सीतापुर जयपुर में स्थापित किया जाता है। सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। और राजस्थान के अंदर एक हस्तशिल्प यानी हाथों से निर्मित वस्तु और ग्वारगम उद्योगों के लिए भी एक सेज पार्क की स्थापना की जाती है। वो कहाँ की जाती है? बोरानाडा में किया जाता है। और ये बोरानाडा आपका कहाँ है? जोधपुर में। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है।
इस अध्याय से इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है मुझे कि आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। एक-एक प्रश्नों पे हमने चर्चा करी जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा को हम सम्मिलित कर लें तो अब तक हमारे कक्षा 8 के लगभग 4 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर हमने पहले अध्याय के अंदर 18वीं सदी के राजस्थान पे चर्चा करी, जबकि दूसरे अध्याय के अंदर हमने 1857 की क्रांति पे हमारी चर्चा हुई। तृतीय अध्याय के अंदर हमने राजस्थान के एकीकरण एंड जिसमें हमने 7वें चरण का अध्ययन किया, किस प्रकार आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया जाता है। और चौथे अध्याय के अंदर हमने जनसंख्या 2011 की जनगणना के जो आंकड़े थे, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या, उन पे हम चर्चा करके आए। और 5वें अध्याय के अंदर हमने राजस्थान के अंदर लघु एवं वृहद उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, आपका सीमेंट उद्योग, इसके अलावा अलग अलग उद्योगों पे भी हमने चर्चा करी। हमने शक्कर मिल उद्योग की भी चर्चा करी। तो अब तक हमारी जो चर्चाएं हैं वो 5 अध्यायों पे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही है। आगे भी जो आपका 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अध्याय है उन पे भी मैं जल्दी क्लासें लेके आऊँगा। इन क्लासों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दें, अपने नंबर या एक एसएमएस छोड़ दें आप, जिससे आपको ये नोट्स भेजे जा सके। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं। मैं एक एक लाइनों का अध्ययन करके उस राजस्थान अध्ययन की किताबों से प्रश्न बना रहा हूं और ये प्रश्न निश्चित रूप से आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।